हेलो एवरीवन, माय नेम इज राज चुगानी। आप लोग देख रहे हैं सी स्क्वायर क्लासेस और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है और सेंट्रीफ्यूगेशन कितने टाइप्स का होता है, ये समझने से पहले हम ये देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके पीछे चल रही सारी फिजिक्स को समझेंगे और साथ ही साथ हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसके ऊपर इसका नाम और इसका काम आधारित है वो भी समझेंगे। किस रूप में सीएसआईआर नेट के काम आता है और कहाँ कहाँ इसका अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, ये हम आज के अपने टॉपिक में समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली हमारा एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल मतलब इसमें जो मशीन के अंदर का पार्ट है वो रियल टाइम में मूव करता है, ठीक है। और उसके मूवमेंट की वजह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स किसी एक सैंपल के सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने का आधार इनकी डेंसिटी होता है, इनका शेप, इनका साइज और इनकी विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी मतलब जिस मीडियम में सारा प्रोसेस हम रन कर रहे हैं वो कितना गाढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर को लें और हम ऑयल को लें तो हमारे वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा है, ऑयल की थोड़ी कम है। तो जो सब्जेक्ट जितना ज़्यादा लूज होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। सो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन है, एक मैकेनिकल प्रोसेस जो क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करता है सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर। अब सेपरेट करने के लिए ये डेंसिटी, शेप, साइज और विस्कोसिटी का यूज कर सकता है, जैसे कि हमने जाना। बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे पास कई सारी चीजें होती हैं सेपरेट करने के लिए। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है हमारे सब सेलुलर कंपार्टमेंट्स, जैसे कि अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स। उन सेल ऑर्गेनल्स को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन का यूज करते हैं। एक और बहुत बढ़िया इसका एग्जांपल है, आप लोग कभी भी अपने दूध लेते हैं जो भी, या अगर आप अमूल मिल्क भी लेते हैं तो उसके पीछे उसका फैट कंपोजिशन लिखा होता है। उसका फैट कंपोजिशन निकालने के लिए जो मिल्कमैन होते हैं या जो कंपनी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करती हैं। ये चेक करती हैं ये मिल्क जो है इसके अंदर कितना फैट है, तो मिल्क को उसके फैट की क्वालिटी के हिसाब से ही मार्केट में सप्लाई किया जाता है। और इसके क्या यूज हो सकते हैं, अगर आपको डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को भी सेपरेट करना हो तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन को कर सकते हैं। सो दिस इज द यूजेस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन एंड वी विल आल्सो डिस्कस मोर यूजेस अबाउट इट। तो यूज टू सेपरेट प्योरीफाई मिक्सचर्स ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड मीडियम, तो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर सकते हो। साथ ही साथ यूज टू आइसोलेट एंड एनालाइजिंग सेल्स, सबसेलुलर फ्रैक्शंस, सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए और आरएनए। इन चीजों को आप सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक फोर्स पे वर्क करता है, वो फोर्स होती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। एक छोटी सी फोर्स पढ़ लेते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट उससे पहले हम थोड़ा सा फोर्स डाल लेते हैं। फोर्स के बारे में छोटी सी बात, किसी भी चीज पे पुश या पुल करना हमारा फोर्स कहलाता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अगर किसी पे पुश करोगे तो वो भी फोर्स है, पुल करोगे तो वो भी फोर्स है, ये तो सिंपल सी बात है। तो फोर्स क्या होता है हमारा, पुश और पुल। दूसरी बात हम जान लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब एक्ट करता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में गोल 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 घूम रहा है तो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। जैसे कि हमारी अर्थ सन के अराउंड मूव करती है तो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। हमारा मून मूव करता है अर्थ के अराउंड तो इसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारी, ये एक फिक्शियस फोर्स है। फिक्शियस फोर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फोर्स जो रियल में तो नहीं है लेकिन इसके इफेक्ट आप रियल में देख सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा फिजिक्स माना जाते हुए हम थोड़ी सी सिंपल बात समझने वाले हैं कि ऐसी फोर्स जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती बट इसके इफेक्ट सच में नोटिस किए जाते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ डिलेमा लाइक थिंग। तो आप इतना थोड़ा समझ सकते हो कि फिक्शियस फोर्स और किसी भी ऑब्जेक्ट जब वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उस पर ये फोर्स किस तरफ एक्ट करती है, उसके बाहर की तरफ एक्ट करती है, ठीक है। लेट्स सी, सपोज ये एक सेंट्रीफ्यूगल एक ऑब्जेक्ट है, ये किस टाइप मूव कर रहा है, हमारे एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर उसकी वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगी। वहीं थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए, चलो सिंपल कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना एक रोप लो, रोप के अंदर स्टोन को टाई कर दो, एक पत्थर बांध दो एक रस्सी में या एक धागे में, उसको गोल गोल घुमाओगे तो आपको एक चीज बहुत ही क्लियरली पता है, जब आप उस रोप को गोल गोल घुमाओगे तो उसका जो स्टोन है उसमें बाहर की तरफ फोर्स लगेगा कुछ इस प्रकार से। अगर ये हमारा सेंटर जो है हमने पकड़ रखा है, यहाँ पर अगर हमारा स्टोर बंधा हुआ है तो उसमें बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। यही तो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। ये क्या है, हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक और फोर्स लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। दोनों ही एफसी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दोनों इक्वल कंपोनेंट में होते हैं, ठीक है। जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ लग रहा है, सपोज दिस इज द स्ट्रिंग जो हमने बांध रखी है, तो जो अंदर की तरफ लग रहा है ये हमारा क्या है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। अदरवाइज हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कहाँ निकल जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव में बाहर निकल जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी फोर्स चाहिए ना, न्यूटन का थर्ड लॉ। चलो, अब जैसे ये सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसमें कौन सी फोर्स एक्ट करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर आप इसी प्रिंसिपल को यहाँ अप्लाई करके देखोगे, सेंट्रीफ्यूज में जो मशीन यूज की जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, इसमें हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट ट्यूब सैंपल्स रखते हैं,
ठीक है, हमारे जो सैंपल्स हैं, सैंपल्स में हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी आपका कंपोनेंट है आप उसमें फिल कर दोगे। पहले देखो मैंने दिखाया था कि ऐसा होता है, जैसे ही आप सेंट्रीफ्यूज रन करोगे, रन करने के बाद, रन करने के लिए क्या चाहिए, इसमें मोटर, जैसे पंखे में मोटर होती है वैसे यहाँ भी मोटर होती है, स्पीड का डिफरेंस आता है। जैसे ही ये रन करेगा, रन करने के बाद क्या होगा, इसमें ना एक फोर्स क्रिएट होगा, तो क्या होगा, एक पूरे लिक्विड मिक्सचर में यू कैन सी हेयर एक इस तरफ फोर्स क्रिएट हो रहा है। इस तरफ फोर्स क्रिएट होने की वजह से जो हैवियर पार्टिकल है वो तो सेटल डाउन हो जाएंगे, जो जो हैवी पार्टिकल होगा मिक्सचर का वो कहाँ हो जाएगा, वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, और जो लाइट पार्टिकल होगा वो कहाँ की तरफ आ जाएगा, वो रह जाएगा हमारा ऊपर की तरफ। दिस इज द हेवियर पार्टिकल सेटल्स हियर। और जो लाइटर पार्टिकल है वो कहाँ पर होगा, हमारा लाइटर पार्टिकल विल रिमेन्स इन द अपसाइड ऑफ द लिक्विड। अब इसकी बेसिस पर हमारी दो चीजें आती हैं, जो भी चीज ऊपर रह जाती है उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट, इन टर्म्स का ध्यान रखिएगा। और जो चीज सेटल होकर के नीचे फिक्स हो चुकी है, नीचे आ चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैलेट। ठीक है, ये होता है पैलेट, ऊपर होता है हमारा सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट हमारा एक लिक्विड कंपोजिशन या फिर हमारे हल्के पार्टिकल्स का मिक्सचर जो ऊपर रह गया है, पैलेट जो हमारा नीचे सेटल हो चुका है। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आपका। ठीक है, किस तरह की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैवी पार्टिकल्स को ज्यादा दूर धकेलती है, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ रहेंगे। ठीक है, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आगे जाकर के एक सेंट्रीफ्यूगल फील्ड का फॉर्मेशन करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फील्ड्स में एक छोटा सा अंतर है, ये वो फोर्स है जो क्या कर रही है, पार्टिकल्स को धकेल रही है बाहर की तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हैवी पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेट हो रहे हैं किसी भी कंटेनर के। सेंट्रीफ्यूगल फील्ड क्या होती है, पर यूनिट मास पर लगती है। वही सेम चीज है। अब जैसे मान लो स्टोन है ये, ठीक है, स्टोन छोड़ के देखते हैं, ये हमारा पार्टिकल है, पार्टिकल्स का यहाँ पे जो मास है ये यहाँ की तरफ ज्यादा सेटल डाउन है, ऊपर की तरफ कम है, तो उसका नीचे वाला जो पॉइंट है वो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड को ज्यादा फोर्स फेस करेगा, क्योंकि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी बॉडी में हमेशा सेम नहीं होता, कभी कभी किसी जगह हल्का, किसी जगह भारी रहता है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फील्ड ज्यादा एक्ट करेगी। ठीक है, सो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही आप जान के रखिए कि पर यूनिट मास पर वर्क करती है। बेसिकली हमें सेंट्रीफ्यूगेशन के फिजिक्स को समझना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंटायर फिजिक्स में डुबकी लगाने की। ठीक है, फिर पता चला अंदर ही डूबे रह गए, बाहर नहीं आ पाए। तो इतना क्लियर हुआ, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला पार्ट हुआ। अभी अब आती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख रखा है कि मेरी गो राउंड है, आप लोगों ने बचपन में भी एक घोड़े वाला झूला झूला होगा, ऐसे करके गोल गोल घूमता है ना, ऐसे जब गोल गोल घूमता है तो उसमें आप लोग नोटिस करेंगे, अभी तो नहीं लेकिन अगर वो चेन से बंधी हुई डोरी होगी या फिर चेन बंधी हुई होगी जहां पर आप बैठते हो बकेट के अंदर, वो बाहर की तरफ स्विंग करती है। लाइक यू कैन सी हियर, ये जो है ये बाहर की तरफ स्विंग कर रहे हैं, सो दे आर फेसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, और पीछे की तरफ सेंट्रीपेटल लग रहा है। बट यहाँ हमें सेंट्रीफ्यूगल की बात करनी है। इन्होंने क्या बोला, एन अपैरेंट आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथवे। सिंपल सी बात, इट्स रेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आरपीएम। अब बेसिकली आरपीएम क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। हमारा जो फैन होता है, सीलिंग फैन, जो हम लोग बेसिकली पंखा जिसे हम कहते हैं नॉर्मली चलाते हैं, ये ना आरपीएम के हिसाब से आते हैं। आरपीएम मतलब इनका रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर कितनी बार इन्होंने अपना पूरा रिवॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, रोटेशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब रोटेशन पर मिनट तो तब होता है जब कोई चीज ऐसे करके अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही हो। ठीक है, ऑल्दो फैन अपनी एक्सिस पर रोटेट ही कर रहा है, बट उसकी अगर हम विंग्स को देखें, अगर हम फैन के विंग्स को देखेंगे, तो जो विंग्स हैं यहाँ इस तरफ पॉइंट पर देखोगे तो ये रिवॉल्व कर रहे हैं अपने सेंटर के अराउंड। तो ये क्या होता है, हमारा रिवॉल्यूशन पर मिनट। और रिवॉल्यूशन पर मिनट इस एक तरीके से स्पीड को नापने का तरीका है। जितने ज्यादा एक मिनट के अंदर रिवॉल्यूशन होंगे, जितने ज्यादा रिवॉल्यूशन होंगे उतनी ज्यादा तेज स्पीड। सिंपल सी बात, विच इज स्पेसिफाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो इसके जो रिवॉल्यूशन पर मिनट को निकालने के लिए एक वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट एज अ सर्कुलर पाथवे है और इसको हम डिवाइड कर दें टाइम से, ठीक है, ये सर्कुलर पाथवे है, इसको हम टाइम से डिवाइड कर दें, देन इट विल बिकम्स द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तब यूज करते हैं, वो स्ट्रेट मोशन में मूव कर रहा है तो नॉर्मल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है, तरीका है, F इज इक्वल्स टू, यानी फोर्स जो है वो मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आर क्या है हमारा, आर है रेडियस। ये जो रेडियस आर दिख रही है ना आपको, ये आर है जिस रेडियस जिस पाथवे में वो घूम रहा है। ठीक है, रेडियस जितनी ज्यादा बड़ी होगी फोर्स उतना कम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस बढ़ने की वजह से भैया उसका रिवॉल्यूशन धीमे होगा। ठीक है, वो जो अगर मान लो ये है, मैं इस पे इतनी फोर्स लगाऊंगा, मान लो मैं कुछ एक 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ और रेडियस इतनी है तो बहुत तेज घूमेगा। लेकिन अगर इसकी रेडियस बढ़ जाए और मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो इसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा ना। इसीलिए हम कहते हैं रेडियस जब भी बढ़ेगी फोर्स तब घटेगा। ठीक है, इनवर्सली का रिलेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Or you can say that F is equals to m omega square r. Omega basically angular velocity. How we calculate the omega? Basically F is the force, m is the mass, v is the velocity, r is the radius, and omega is the angular velocity. ओमेगा को मेजर करने का एक तरीका है 2 पाई। अब देखो 2 पाई क्यों ले रहे हैं, 2 पाई इसलिए ले रहे हैं, आपको पता है ना, सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है, ये जो सर्कमफेरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है ना।
ये तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 2 पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा है, ठीक है ना, डिवाइड बाय 60, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी कितने रिवॉल्यूशंस करें डिवाइड बाय 60, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल। नाउ कम टू द थिंग कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। अब हम लोग इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो एक चीज और जान लेते हैं, अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड क्या होता है। अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, एज मैंने आपको बताया था, कभी भी पर यूनिट मास पर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड कहलाएगा। हाउ वी कैलकुलेट दैट, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय G इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। G इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी डिनोट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख दें, फॉर एग्जांपल आपने क्या देखा था, 2 पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट अपॉन 60, सो कैन वी से दैट 2 पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट डिवाइड बाय 60 का स्क्वायर इनटू आर। अब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, पाई स्क्वायर 60 का क्या हो जाएगा हमारा, 60 का स्क्वायर 3600 रिवॉल्यूशन पर मिनट स्क्वायर into r. So this is what applied centrifugal field. Can we say that this is the applied centrifugal field? यानी कितनी centrifugal field हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। अब आती है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। रिलेटिव मतलब बेसिकली हम लोग जो भी अपनी सेंट्रीफ्यूगल फील्ड है, कैपिटल जी है, उसको हम कंपेयर करते हैं अर्थ की ग्रेविटी से। इससे हमें क्या मिलेगा कि हम जो ग्रेविटेशनल फील्ड, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, एक तरीके से सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी एस्टेब्लिश कर देता है, ठीक है। हम जो ग्रेविटेशनल फील्ड एस्टेब्लिश कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा है वो एक मौत का कुआं बोलते हैं, वो मौत का कुआं जैसे वेल ऑफ डेथ भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है बाइक चलती है, गोल 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 ऐसे चलती है, कार्स भी मूव करती है, ठीक है, उनकी स्पीड की वजह से वो वॉल पे स्टिक रहते हैं। वो भी तो एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी स्टेब्लिश कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वजह से ही तो वो गोल गोल घूम पा रहे हैं ना। सो ऐसे ही ये क्या है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है जी, वो क्या है, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कैपिटल जी का रेशियो है स्मॉल जी के साथ। कैपिटल जी यहाँ पर बेसिकली हमारा रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड को डिनोट करता है। तो अगर हम रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड को कैपिटल जी बाय स्मॉल जी लिखें तो सेम बात है ना, रेशियो है। और हमारा कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू आप जानते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ये इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कभी भी कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड है वो अर्थ की ग्रेविटी के कंपैरिजन में कितना स्ट्रांग है। समझे दया। बात आती है कैपिटल जी की वैल्यू क्या थी, अच्छा हमारी ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाय जी, ठीक है, ये हमने देखा था पीछे इसका फॉर्मूला। अच्छा ओमेगा स्क्वायर आर का हमारे पास वैल्यू आई थी 4 पाई स्क्वायर आरपीएम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं था, ठीक है, इंटू आर डिवाइड बाय 3600। ये हमारी किसकी वैल्यू थी, ये कैपिटल जी की वैल्यू है। इसके बाद हम स्मॉल जी से भी तो इसका डिवाइड करेंगे, और स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, सिंपल सी बात है, हम लोग भी जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक और बात, यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन पे ध्यान देना होगा हमें। देखिए यहाँ पर रोटेशन पर मिनट का स्क्वायर चल रहा है, और यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रहा है। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू, वी कैन से दैट 4 पाई स्क्वायर आरपीएम स्क्वायर इनटू आर डिवाइड बाय 3600 also divide by 980. This will become the centimeter per second square. Then 4 pi square rpm square into r divide by 3600 into 980. This will lastly give you 1.12, ठीक है 1.12 है, into 10 raised to the power minus 5 rpm square into r. This is the final value ऑफ रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में। अब आपको कभी भी निकालनी हो, आपके पास आरपीएम हो, अब आरपीएम की वैल्यू रखिए, और वो जो जिस कर्वेचर में घूम रहा है, जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसकी रेडियस रख दीजिए। वैल्यू सॉल्व करके आपको उसका सिंपल सा 1.12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करके सिंपल सा आंसर मिल जाएगा कि एक्चुअल में हम लोग कितना जी यूज कर रहे हैं स्मॉल जी के कंपैरिजन में, तो हमारी रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड कितनी हाई है, ठीक है। अगर कम हुई स्मॉल जी से तो बेसिकली हमारा काम ही नहीं करेगा, पार्टिकल नीचे पड़ा रहेगा, वर्क ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। सो दिस इज व्हाट रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, व्हाट माय पॉइंट। अब रिलेटिव, अब एक चीज देखिए, यहाँ जो हमने बताया था आपको एक पैलेट बनता है, यही पैलेट हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा सेडिमेंट भी कहलाता है, ठीक है, सेडिमेंट कहलाता है, राइट। अब ये जो सेडिमेंट है, ये सेडिमेंट है क्या, सो इसके लिए हम एक चीज और समझते हैं छोटी सी, व्हाट इज सेडिमेंटेशन। लेट्स अंडरस्टैंड द सेडिमेंटेशन। देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स।
सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन होना सेडिमेंटेशन। बनता कैसे है? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जब भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाए फ्रिक्शन प्लस अपथ्रस्ट से। अब भैया ये दोनों कौन सी चीजें हैं? फ्रिक्शन आप जानते हो, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में घिसते हैं तो क्या आता है हमारा, जैसे मैं किसी भी पेन से लिख रहा हूं कहीं पर भी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो एक फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रहे हैं। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में रब होते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा फोर्स जनरेट करते हैं? एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अपथ्रस्ट, अच्छा देखो एक वाटर है, सपोज दैट एक लिक्विड मीडियम है, ठीक है, ये एक लिक्विड मीडियम है। इस लिक्विड मीडियम में अगर हमने सपोज ये लिक्विड भरा हुआ है, तो आप लोगों ने कभी देखा होगा, हम लोग जब भी पानी में उतरते हैं, कि अपथ्रस्ट फोर्स भी एक्ट कर रहा है तो जानना जरूरी है। हम लोग जब भी पानी में, अगर आप स्विमिंग पूल में उतरेंगे, तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा लाइट वेट महसूस करेंगे, क्योंकि वाटर हमारे ऊपर एक फोर्स लगाता है। दिस इज अपथ्रस्ट, ठीक है। इसका एक बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंट नोटिस आप ये भी कर सकते हो, जब भी आप स्विमिंग पूल से बाहर आओगे, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट बाहर आते हो, तो आपको अपनी बॉडी सिग्निफिकेंटली हैवियर फील होगी एज कंपेयर टू योर प्रीवियस वन, जब आप वाटर में थे। और एक और बहुत ही सिंपल सी बात है, आप थर्माकोल को नॉर्मल रखोगे तो वो जमीन पर रहेगा, और आप ऊपर डाल दोगे वाटर के तो फ्लोट करेगा, बिकॉज देयर इज अ फोर्स एक्टिंग अपवर्ड नोन एज अपथ्रस्ट। तो अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन के फोर्स से, अच्छा फ्रिक्शन क्या होता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, मान लो हमारा इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अब आप बहुत तेज रन करोगे, इसे गोल गोल घुमाओगे, तो ये ऑब्जेक्ट पानी में नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ जाने के लिए इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज्यादा होना चाहिए कि वाटर का पार्टिकल और एक ऑब्जेक्ट का पार्टिकल का बीच का फ्रिक्शन ओवरकम हो पाए, पहली चीज। साथ ही साथ जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो भी ओवरकम हो पाए। तो इन दोनों के सम अप से भी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना चाहिए, तब हमारा सेडिमेंट बनेगा। सेडिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? पैलेट भी कह सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? सो दिस इज द सेडिमेंट एंड व्हाट इज द पैलेट, यू माइट गेट द पॉइंट। सो एक और बात समझ लेते हैं, ये बनता किस किस वजह से है। देखो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करती है, और कुछ मायने में हमारी यहाँ पर क्या करती है, बेसिकली वर्क करती है हमारी ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। और एक और कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड पर। अभी हमने देखा कि आपने सेंट्रीफ्यूगल फील्ड कितनी अप्लाई करी है। दूसरी, साइज, शेप एंड डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, इस पे भी निर्भर करती है, यानी साइज, शेप एंड डेंसिटी। एक और चीज है जो छोटी सी है, वो है हमारी विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की विस्कोसिटी कितनी है। तो ये बेसिकली कुछ चीजें हैं जिन पे हमारा सेडिमेंटेशन वर्क करता है, डिपेंड करता है, यूं कहूं, ठीक है। आपको समझ में आया सेडिमेंट कब बनते हैं? सेडिमेंट को हम पैलेट भी कहते हैं। सेडिमेंट बनने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फ्रिक्शनल प्लस अपथ्रस्ट से ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है। बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है इसमें, ठीक है। अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, बेसिकली यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं हमारे, ये तीनों के तीनों फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे हमारे बनते हैं, like applied centrifugal field, size, shape and density of particle, also the viscosity of the medium। viscosity ही डिसाइड करेगा कि फ्रिक्शन कितना है मीडियम में, ठीक है। इट विल डिसाइड द फ्रिक्शन ऑफ मीडियम। सो दिस इज द सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन से हमारी एक और बात सामने आएगी, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक और चीज, सेडिमेंटेशन जो है हमारा किस वजह से होता है, लेट मी टेल यू। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज एक्सेलरेशन व्हिच कॉजेस सेडिमेंटेशन ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल पार्टिकल्स। सो इससे क्या होता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन होता है। क्यों? आओ उसके बारे में कुछ बातें और जानते हैं। मोर डेंस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर फास्टर इट सेडिमेंट्स, यानी जितना ज्यादा डेंस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा उतनी जल्दी सेडिमेंट होगा वो। डेंस मतलब क्या होता है भाई? देखो डेंसिटी का भी एक छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि हमें डेंसिटी वर्ड जाना है। तो डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज द डेंसिटी। और यू कैन सी दैट रो इज इक्वल्स टू m बाय, ये है वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या है? देखो अगर मैं आपको बात करूं, डेंसिटी डिसाइड करता है कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा या तैरेगा। सिंपल सी बात, एक आयरन बार लो, इतना सा ही थर्माकोल लो, आप दोनों को पानी में डालो, थर्माकोल जो होगा वो हमारा क्या होगा, थर्माकोल हमारा वाटर में फ्लोट करेगा, वहीं आयरन बार सिंक कर जाएगा, क्योंकि उसके पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी इतने से स्पेस में वो बहुत ज्यादा हैवी मास को इकट्ठा करके बैठा है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड थे। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से वो वाटर से हैवियर हो जाता है, जिसकी वजह से सेटल डाउन हो जाता है। वहीं जो वाटर के अपसेस को ओवरकम नहीं कर पाता वो फ्लोट कर जाता है। तो डेंसिटी का किसी भी ऑब्जेक्ट के डूबने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जितना डेंस पार्टिकल होगा वो उतना ही ज्यादा नीचे सिंक करेगा, जल्दी सिंक करेगा। जैसे कि हमने आयरन का एग्जांपल लिया, तो क्या बोला है, डेंसर पार्टिकल्स जल्दी सेडिमेंट होगा, क्लियर। इसके बाद बात आती है लार्ज बायोलॉजिकल पार्टिकल मूव फास्टर इन सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। भैया ठीक, सी बात भी सही है, बड़े बायोलॉजिकल पार्टिकल्स भी जल्दी मूव करेंगे। मोर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फास्टर द पार्टिकल मूव्स। सही बात है भाई, जितनी तेज तेज हमको घुमाएंगे, जितनी तेज तेज घुमाएंगे
उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी तेजी से बढ़ जाएगा और उतनी जल्दी पार्टिकल सेटल डाउन होगा। ग्रेटर द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन मीडियम एंड कंपोनेंट द मोर स्लोली इट मूव्स। हाँ, अब तक तो सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी, अब आई है ना सारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली थोड़ी बहुत चीजें। आओ एक बार देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। भाई कहना चाह रहे हैं ये लोग कि जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यानी फ्रिक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, बेसिकली सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और हम लोग उल्टा भी कह सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर आप बढ़ा दोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घट जाएगा, क्योंकि ये मान लो आपका पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ है आपका लिक्विड मान लिया, ठीक है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है जो जिसको सेटल डाउन हो रहा है। अब अगर इसके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ये स्लोली मूव करेगा। फ्रिक्शन का फोर्स क्या कहता है कि मोशन को रेजिस्ट करता है। आप अगर मुझे एक बार देख के सुन पा रहे हो, आप जहां भी बैठे हो, जहां भी खड़े हो, जहां भी लेटे हो, इन तीनों ही केसेस में आपकी बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, तभी आप अपनी उस स्टेट में हो, अदरवाइज आप उधर से उधर मूव कर रहे होते। सेम चीज यहाँ है, यहाँ फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा ये मोशन को रेजिस्ट करेगा। पार्टिकल बोलेगा मूव मत कर, मूव मत कर, नहीं मूव करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काम कर पाएगा, ठीक है ना भाई। इसके बाद dense the biological buffer system, the slower a particle will move। जो हमारा लिक्विड कंपोनेंट है, अगर यही डेंस हो जाएगा तो पार्टिकल कैसे नीचे जा पाएगा। भाई अगर हम लोग वाटर की जगह कोई डेंस लिक्विड ले लें, मरकरी का यूज करें, तो वो कैसे ही, मरकरी इज अ मेटल, वो एक डेंस लिक्विड है, थर्मामीटर में यूज होता है। आप उसी में किसी पार्टिकल को भाई ये बोलो मैं सेंट्रीफ्यूज करूंगा, तो उसकी डेंसिटी ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि वो पार्टिकल जाएगा कैसे आगे की तरफ, ये पार्टिकल मूव कर ही नहीं पाएगा। तो जो हमारा बफर है या जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का डेंसिटी थोड़ा कम होना चाहिए। Sedimentation rate of a given particle will be zero when density of a particle and the surrounding medium S are equal। Surroundings की और उसी पार्टिकल की डेंसिटी जब इक्वल होगी तो सेडिमेंटेशन रेट जीरो होना चाहिए। Now what is sedimentation rate? बेसिकली हम जानते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में, ये है हमारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब स्वेटबर्ग यूनिट्स। अब स्वेटबर्ग यूनिट आपको थोड़ा सा सुना हुआ लग रहा होगा, जब भी हम राइबोसोम पढ़ते हैं तो उसमें 30s, राइबोसोम में याद है ना, हम जो एस पढ़ते हैं वो क्या होता है हमारा 30s, याद करो 50s होता है, इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा 80s, नहीं 70s जो किसमें होता है प्रो में। इसके बाद आपको पता है 60s भी होता है हमारा, 40s है, यहाँ जो बनता है हमारा क्या बनता है 100s, नहीं 80s यूकैरियोट्स का। सो ये हमारा क्या बताता है, एस जो है वो स्वेटबर्ग यूनिट बताता है, स्वेटबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट बस इसमें ज्यादा नहीं जानना, इतनी सी बात जान लो। इट मेजर्स हाउ फास्ट द पार्टिकल इज सेटल्स इन अ लिक्विड ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान कितनी जल्दी पार्टिकल सेट होगा। इट इक्वल टू द पार्टिकल्स स्पीड डिविजिबल बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल की स्पीड का डिवाइड कर दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्सेलरेशन से, यू विल गेट दैट। इट इज मेजर्ड इन स्वेटबर्ग यूनिट वेयर 1s इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 13 सेकंड। यानी अगर जो एक स्वेटबर्ग है उसका मतलब है उस पार्टिकल को सेट होने में 10 रेज़ टू द पावर माइनस 13 सेकंड लगे अंडर नॉर्मल कंडीशंस। सो दिस इज द फॉर्मूला, s इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज g, ठीक है। सो वी कैन सी दैट s इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन g within the material properties, s equals to m, m is the molecular weight, ठीक है, vm is the partial speed, rho is the density, f is the force, and बाकी सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। सो स्वेटबर्ग यूनिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, जितना हेवियर पार्टिकल उतना ज्यादा, बेसिकली जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उतना ही ज्यादा अच्छी उसकी ज्यादा स्वेटबर्ग यूनिट होगी। साथ ही साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल स्पीड के साथ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के साथ में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ में। बस इसका ना नॉर्मली आप ये चीज ध्यान रखना, जो बॉक्स में बंद है फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये आएगा, ठीक है। ये अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप लोग कई सारी चीजें बेसिकली सोच पाओगे। सो दिस इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और स्वेटबर्ग यूनिट। नेक्स्ट, अब हमारे कितने टाइप्स के सेंट्रीफ्यूज होते हैं, स्पीड के बेसिस पे हमारे अलग अलग टाइप के सेंट्रीफ्यूज है। फॉर एग्जांपल टेबल टॉप सेंट्रीफ्यूज, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, हेमेटोक्रेट सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज एंड वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और यूजेस के आधार पर हमने इन्हें सेपरेट कर रखा है। सो ये डिफरेंट टाइप के सेंट्रीफ्यूज हुए। एक और सेंट्रीफ्यूज को हमने इस आधार पे भी क्लासिफाई किया है कि उसकी जो बकेट है जहां पर हम अपना सैंपल लोड करते हैं वो फिक्स है, मूविंग है, और फिक्स है तो कैसी है। देखो ये होती है हमारी एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट होती है बकेट का जो बेसिकली प्लेसमेंट होता है। जैसे ही आप सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में मूव करते हैं सो यू कैन सी दैट ये थोड़ा सा प्लेसमेंट जो होता है इसका ऐसा होता है। यानी ये वाला टेस्ट ट्यूब मान लो यहाँ रखा हुआ है, अब ये जब यहाँ रखा हुआ है तो इसके बाद क्या होगा हमारा, जब ये सेंट्रीफ्यूज में रन करेगा तो इसमें कुछ इस टाइप से पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे, या हमारा क्या आ जाएगा, इनिशियली हमारी क्या बन जाएगी, स्ट्रिप्स बन जाएंगी। ये स्ट्रिप्स हमारी क्या हो जाती हैं, बेसिकली डेंसिटी के बेसिस पर किस तरीके से इसके अंदर पैलेट फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हो। आफ्टर सम, अब देखो जब नॉर्मली ये क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज में जब रन करोगे तो ऐसा होगा, एट द लास्ट जब आप इसे निकालोगे तो ये स्लाइटली टेढ़ी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जब आप उसको सीधा निकालोगे तो आपको थोड़ी सी टेढ़ी मिलेंगी। सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, अब ये है हमारा फिक्स बकेट,
लेकिन ये कैसी है हमारी परपेंडिकुलर वाली है। तो इसमें क्या बनती है हमारी सारी की सारी, अगर आप देखोगे जब हम रन करते हैं इनिशियली पूरा मिक्स होगा, बट ये आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस कि ये पैरेलल टू द कंटेनर वॉल्स इस तरीके से सेडिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, ऐसे सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन हो। फिर आती है हमारी मूविंग बकेट। शुरू में तो हम सैंपल इजीली लोड कर देते हैं, बट जैसे ही हम इसे रन करते हैं ये हमारे इसकी एक्सेस टिल्ट हो जाती है। सो इसमें हमारा देखो नॉर्मल ऐसे रन करता है जब हम प्लेसमेंट करते हैं इसकी, एंड लास्ट जब रन करते समय इसके अंदर ये चीज देखने को मिलती है, पार्टिकल्स दूर दूर सेटल होते चले जाते हैं डेंसिटी के अकॉर्डिंग। और ऐसा आपको जब आप टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालते हो तो आपको ऐसा कुछ अलग अलग लेवल्स में सबसे बढ़िया जो देखा जाता है हमारा होता है मूविंग बकेट। दिस इज द मूविंग बकेट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस व्हिच वी यूज ऑन द बेसिस ऑफ रोटर्स, कि रोटर्स इसमें किस टाइप के लगे हैं। तो अब तक हमने देखा सेंट्रीफ्यूज के पीछे की जो फिजिक्स है वो कैसे वर्क करती है, किस तरीके से इसमें अलग अलग कंसेप्ट वर्क कर रहे हैं, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कितने टाइप्स के सेंट्रीफ्यूजेस हैं। अब हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन कितने टाइप का होता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन बेस्ड होगा। तब तक आप बने रहें, अगले पार्ट में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अभी ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड में हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन कितने टाइप का है। मेन प्रोसेस तो रन करना है ना, अब तक तो हम फिजिक्स समझ रहे थे पीछे की, अब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर और अपने दोस्तों को बताना, और कि हम लोग रन कर रहे हैं एक कोर्स जो कि दिसंबर तक चलने वाला है। और साथ ही साथ ये पूरा फ्री कोर्स है जिसमें आप लोग 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं मुझसे। साथ ही साथ आप लोग एक पीवाईक्यूज का सेशन होंगे, आपके टेस्ट्स होंगे, और आपकी फ्री लाइव क्लासेस होने वाली हैं। लाइव क्लासेस मतलब ये यूट्यूब वाली, ठीक है। इन फ्यूचर वी विल आल्सो स्टार्ट द लाइव क्लासेस। नाउ दिस इज द रिकॉर्डेड क्लासेस। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, वंदे मातरम, बाय बाय।